नादरीन कराम, एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुगल हाजिर खिदमत है। जैसे कि आपको मालूम है कि एतदाल न्यूज़ की जानिब से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की शख्सियात को बुलाकर आवाम की आगाही के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। नादरीन कराम, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक साहब मौजूद हैं। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, चिल्ड्रन के भी स्पेशलिस्ट हैं, वबाई अमराज के भी हैं, एलर्जी और दमा के भी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। डेरा इस्माइल ख़ान के तमाम लोग उन्हें जानते हैं और डेरा इस्माइल ख़ान के सराउंडिंग में रहने वाले लोग भी उनके नाम से वाकिफ़ हैं। आज हमने उन्हें मदऊ किया है कि कोविड-19 के हवाले से पूरी दुनिया में बातें चल रही हैं। इस हवाले से आज हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया कि वो हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि इस वक्त इस वबाई मर्ज़ की सूरत हाल क्या है और इसके असरात क्या हैं और इससे लोगों को क्या क्या नुकसानात पहुँच सकते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। तो आज मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इस वायरस के हवाले से हमारे सुनने वालों को बताएं कि बेसिकली ये वायरस क्या है और इसके क्या नुकसानात हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस या कोविड-19 एक बहुत छोटा सा वायरस होता है, बहुत छोटे से जरासीम होते हैं और इतने छोटे के एक बाल पेन की टिप पर तकरीबन 1.5 लाख के करीब ये जरासीम समा सकते हैं। इसको 1960 में पहचाना गया था। ये कोई नए वायरस नहीं है। इनकी पूरी एक फैमिली है जिसके 7 मेंबर्स हैं। 6 पहले मौजूद थे, ये 7वां नया उभरा है। 1960 से इसकी पहचान हो चुकी है और पहले 6 मेंबर जो गुजर चुके हैं उनमें से 4 ऐसे थे जो बहुत मामूली से हल्का नज़ला ज़ुकाम पैदा करते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। मामूली नहीं जी हाँ। और एक सार्स उसको कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो 2003 में हुआ था और उसने तकरीबन 774 अमवात हुई थी। एक और इनकी फैमिली का मेंबर है जिसको मर्स कहते हैं, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सऊदी अरब से शुरू हुआ था और कुछ खलीजी ममालिक में आया और उसके बाद तकरीबन 858 उसकी डेथ्स हुई थी। ये जो नया वायरस आया है इसको कोविड-19 इसलिए कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ 19, क्योंकि ये 2019 के आखिर में नमूदार हुआ था, चीन में नमूदार हुआ था और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरी दुनिया में लपेट लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये कोविड-19 जो है ये फैलता किस तरह है? देखिए, 2 तरीक़ों से फैलता है। एक ये हम इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जो कोई शख्स खांसता है, छींकता है और हवा में छोटे छोटे नमी के ज़रात और जो साथ बैठा हुआ शख्स हो तो उसके अंदर वो जरासीम जाने का ख़तरा होता है। एक शख्स जब छींकता है तो तकरीबन 2 से 3 मीटर तक ये जरासीम जा सकते हैं और जब खांसता है तो 1 से 2 मीटर तक ये जरासीम जा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम सरफेस सेटलर भी कहते हैं इस कोरोना वायरस को, कि ये सरफेस से बैठता है, जैसे टेबल टॉप है या मोटरसाइकिल का हैंडल है या गाड़ी का स्टीयरिंग है या बाकी चीज़ें हैं घर की, उन पे भी ये बैठ सकता है। तो 2 तरीके हैं फैलने के, एक हवा के ज़रिए एक से दूसरे को और दूसरा सरफेसेस मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच करने से। तो जी हाँ, जहाँ तक छूने का ताल्लुक है, एक से दूसरा बंदा हाथ मिलाए तो उससे भी ये फैलता है। आम दिनों में गले मिलना और बाकी, यानी जब कोविड-19 के दिन हो तो गले मिलना भी मुनासिब नहीं है, तो हाथ मिलाना भी। जी हाँ, ख़ासकर बस स्टैंड या एयरपोर्ट्स हैं या कोई और रश वाली जगह हैं या कहीं राशन तकसीम हो रहा है, ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ये कोरोना वायरस के फैलने का बहुत शदीद ख़तरा होता है। 6 फुट का डिस्टेंस जो है वो जहाँ भी आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो इसके फैलने का खतरा होता है। अच्छा, इसकी एक बात हम सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से कि ये जो है गर्मी में इसके असरात कम हो जाते हैं और दूसरा एक बात ये भी सुनने में आई थी कि जहाँ हवा में नमी का तनासब हो वहाँ भी इसके फैलने के रुझान ज़्यादा होता है। तो पहले तो डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई जो माहिरीन हैं कि ये गर्मी के शिद्दत से कम हो सकते हैं, लेकिन अब ये माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 मुस्तनद इदारे हैं दुनिया में, WHO है, आलमी इदारे सेहत, और एक CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। उनके मुताबिक कोरोना वायरस बाहर की जगह जैसे खुली हवा है या बाहर सड़क है या गली है,
उसमें जब बाहर का टेम्परेचर आएगा तो हम उसको डेसिकेशन कहते हैं, खुश्क हो के किसी जरासीम का मर जाना। ठीक है। लेकिन घर के अंदर इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि वो गर्मी से मर जाएंगे। हमारे अपने जिस्म का टेम्परेचर दर्जे हरारत तकरीबन 37 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। जनाब। तो ये वायरस 37 दर्जे सेंटीग्रेड पे सरवाइव करता है और फैलता है। पहले कुछ कहा जाता था कि गर्म पानी पीने से या इस चीज़ से ये होता है, लेकिन ये इसमें रियली कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, और जो मुस्तनद इदारे हैं वो इसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कोई अगर मरीज़ है इसका कोरोना वायरस का, अगर वो धूप में बैठता है तो क्या उसके लिए ये धूप में बैठना? धूप में उसको पसीना तो आ सकते, वो अपने आप को तकलीफ दे सकता है, लेकिन कोरोना वायरस जो उसके गले में है या नाक में है या उसके फेफड़ों में है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब मौसम की भी तब्दीली आ रही है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एसी नहीं चलाने चाहिए, इस हवाले से आपकी इंफॉर्मेशन? कतन नहीं। देखिए, एसी से न चलाने से सिर्फ गर्मी होगी, आपको तकलीफ होगी। कोरोना वायरस पे कोई असर नहीं होगा। वो जो होने होकर रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं। बिल्कुल मतलब एसी से इसकी कोई नहीं, एसी आपको तकलीफ दे सकता है लेकिन कोरोना वायरस को कोई तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, वो उसी तरह ही होगा। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं इंसानी जिस्म में, किस तरह पता चलेगा कि ये मरीज कोरोना वायरस का मरीज है? देखिए, एक टर्म होती है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जरासीम के जिस्म में दाखिल होने और अलामात के शुरू होने में जो वक्त होता है वो तकरीबन 2 से 14 दिन रेंज है। आम तौर पर देखा गया कि 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अलामात शुरू हो जाती हैं। अलामात में शुरू में नज़ला ज़ुकाम सी कैफियत होती है और जिस्म में दर्द होता है, और दूसरे तीसरे दिन बुखार शुरू हो जाता है, और उसके बाद अगर वो वायरस फेफड़ों में दाखिल हो जाए तो वो निमोनिया जैसी हालत पैदा हो जाती है। मरीज़ का सांस तंग होता है और उसको खांसी होती है, और कुछ लोगों में ये ज़्यादा सख्त शदीद अलामात होती है। देखिए, कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, इसमें तकरीबन 80 से 85% मरीज़ ऐसे होते हैं जो बग़ैर अलामात के निकल जाते हैं। वो हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो न तो डॉक्टर के पास जाते हैं न वो डिटेक्ट होते हैं, लेकिन वो फैला रहे होते हैं, लेकिन उनका पता भी नहीं चल रहा था कि बिल्कुल मरीज़ हैं। जी हाँ। और 15 से 20% ऐसे होते हैं जिनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं, और उन अलामात में जैसा मैंने पहले बताया, बुखार, खांसना, सांस की तंगी होना, ये अलामात उनमें आती हैं। फिर जो तकरीबन 6 से 7% ऐसे होते हैं जिनको अस्पताल में दाखिला उनका ज़रूरी होता है। और इसका जो डेथ रेट है कोविड-19 का, वो अच्छी निगाहदाश्त में तकरीबन 2 से 3% है। कुछ मुल्कों में ये वायरस बहुत शदीद है और वहाँ पे तकरीबन 5 से 6% तक अमवात हैं उसकी। इसको हम डेथ रेट कहते हैं, मार्टेलिटी रेट कहते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे सुनने वाले ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन है, कैसे तशख़ीस की जा सकती है? तशख़ीस हम देखिए, 3 चीज़ें हैं तशख़ीस में हमारे सामने आती हैं। एक तो जब अलामात वाज़ेह हों तो हमें सस्पिशन होता है, शक होता है कि इस मरीज़ को कोरोना वायरस की डिजीज़ है। उसके बाद हम एक टेस्ट करते हैं इलाइज़ा, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो मरीज़ उसमें पॉजिटिव होते हैं उनके ऊपर हम PCR टेस्ट करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसको कहते हैं, PCR। वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उससे मुकम्मल तस्दीक हो जाती है और तकरीबन आधे से 1 घंटे में वो नतीजा आ जाता है और मर्ज़ की तशख़ीस मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से एक जो अहम बात है, हमारे लोग जानना चाहेंगे सुनने वाले, कि इसका कोई इलाज भी मुमकिन है, क्योंकि अभी तक जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है एज सच, और क्वारंटाइन हो जाना और अलहदगी इख्तियार कर लेना इसके लिए। तो फिर ये जो जरासीम है इसका ख़ात्मा किस तरह मुमकिन हो सकता है? देखिए, अगर आप ये कहें कि मरीज़ को मलेरिया है और हम उसको क्लोरोक्विन दे दें और वो ठीक हो जाए, ऐसी कोई दवा कोविड-19 के लिए नहीं है, लेकिन इलाज इसका मौजूद है। इलाज इस सेंस में कि हम मरीज़ को होम्योस्टेसिस, हम कहते हैं कि मरीज़ का निज़ाम सही रहे, हम होम्योस्टेसिस पेशेंट में कायम रखते हैं, उसका ऑक्सीजनेशन लेवल, उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, उनको हैंडल करते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं, बुखार के लिए हम पैरास्टामोल देते हैं, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो वायरस पे डायरेक्ट असर करती हैं, जिसको मसलन ओसेल्टामिविर एक साल्ट है, टेमीफ्लू कहते हैं हम, बेमीफ्लू के नाम से भी आती है। ये दवाएं
उन मरीज़ों के लिए होती हैं जिनमें मर्ज़ की तशख़ीस हो चुकी तशख़ीस हो चुकी है। तो नाज़रीन ये ना समझे कि मर्ज़ से बचाव के लिए भी ये दवाएं ली जा सकती हैं। तो मतलब इसका इलाज प्री मौजूद है। मेडिसिन इसकी नहीं है। बिल्कुल, जब मरीज़ की चेस्ट की इन्फेक्शन सीवियर हो, ज़्यादा हो, तो उसको हम सुपर एडेड इन्फेक्शंस कहते हैं। उसमें हम मुनासिब एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो हम देख रहे हैं हमारे माशरे में इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से की जा रही है कि भाई आपने मास्क ज़रूरी पहने हैं, अपने ग्लव्स पहनने हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि किसी शहरी के लिए इस वायरस से बचने के लिए? देखिए, दोबारा मैं यही कहूँगा, वो दो इदारे जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, WHO और CDC, दस्तानों के लिए उनका जवाब है नो, नहीं पहनने। अच्छा। क्योंकि दस्ताने एक आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, एक झूठी तसल्ली देते हैं आपको। एक वो कहते हैं कि डर्टी ग्लव्स आर वर्स दैन डर्टी हैंड्स, कि मैले दस्ताने जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है मैले हाथों की नस्बत। जब किसी शख्स ने दस्ताना पहना होता है तो वो समझता है कि मैं महफूज हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ वो टच करता है वो दस्ताना उसके जरासीम लेता जाता है। फिर अगर वो किसी अपने चेहरे किसी हिस्से को टच करे, नाक को टच करे, आँखों को टच करे, मुँह के करीब टच करे, तो जरासीम के अंदर जाने का खदशा होता है। दस्ताने सिर्फ उस सूरत में पहने जब आप हस्पताल का स्टाफ हों या आप किसी मरीज़ को हैंडल कर रहे हैं जो कोविड-19 का मरीज़ है। अगर आप मरीज़ के कपड़े हैंडल कर रहे हैं या उसकी बेडशीट हैंडल कर रहे हैं या उसका बाथरूम वगैरह साफ़ कर रहे हैं उस टाइम, या ख़ुद आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम है, तो उन दोनों में आप मास्क, उन दिनों में आप ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, मास्क मुफीद है आपके लिए, ज़रूर पहने, ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ रश की जगह हों, जैसे बस स्टैंड है या मार्केट है या कई ऐसी जगह हैं जहाँ ये खैरात तकसीम की जा रही हो, तो ऐसी हालत में मास्क पहनना ज़रूरी है, जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो लोगों जी हाँ। की। लेकिन मास्क में अब 3 किस्म की मास्क आती है। एक वो कपड़े वाली मास्क होती है, वो मुफीद है, लेकिन एहतियात ये करनी चाहिए कि आप उसको रोज़ाना धोएं, उसको साफ़ करें और फिर इस्त्री, गर्म इस्त्री से ये जरासीम मर जाते हैं। आम तौर पे जो इस्तेमाल होती है, डॉक्टरी में भी इस्तेमाल होती है, वो ग्रीन सबज सी मास्क होती है, सर्जिकल मास्क जिसको कहते हैं, वो पहनी जा सकती है और वो फ़ायदेमंद भी है। वो उस सूरत में आप ज़रूर पहने जब आप रश वाली जगह पे जा रहे हो या नज़ला ज़ुकाम हो या कुछ ऐसा। तो लेकिन उसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि आपके नाक और गाल के दरमियान जो हिस्सा है वो आप प्रेस करके, एक ऊपर तार होती है छोटी सी, उसको आप प्रेस करके मुनासिब जगह पे लगाएं। और याद रखें, आप अपने हाथों से मास्क को टच ना करें, क्योंकि आपके हाथ मास्क को मुलविस कर सकते हैं और मुलविस मास्क आपके हाथों को ख़राब कर सकते हैं। तो दस्तानों और मास्क के बारे में यही मैं कह सकता हूँ कि दस्ताने ज़रूरत नहीं है, मास्क आप ज़रूर पहने जहाँ भी इसकी रश वाली जगह ज़रूरत के तहत पहन सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे अहम बात है, हमारे सुनने वालों भी यकीनन इस मुतालिक जानना चाहेंगे कि इसका बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर आप मास्क भी आप कहते हैं कि एक हद तक ज़रूरी है, ग्लव्स कोई इतने ज़रूरी नहीं है, तो इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, आप इस तरह समझते हैं? देखिए, एक तो जब भी खांसते छींकते वक्त आप ज़रूर एहतियात करें। जब भी आप खांसें, लोगों से दूर हट के खांसें, छींक आए तो भी आप दूर हट जाएं। और अगर आप मजबूरी हो, दूर नहीं हट सकते, तो अपनी एल्बो से आप एक तरफ मुंह करके, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि आप खांसते छींकते वक्त टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर जब भी आप इस्तेमाल करें, उसको ज़रूर इस्तेमाल के बाद बिन में डालें, क्योंकि इसके जरासीम आपके घर में बच्चों को और बाकी लोगों को मुलविस कर सकते हैं। जी हाँ, इसको कहते हैं कैच इट, बिन इट, किल इट, कि इसको कैच करें जरासीम को, बिन में डालें तो ये मर जाएंगे। दूसरा, हाथ धोना रियली बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको थोड़ा भी शक हो कि आपने किसी सरफेस को टच किया, आप ज़रूर हाथ धोएं। ऐसा भी ना हो कि आप घर में आराम से बैठे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं कुछ, और आप हर 20 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद जा जाओ। इससे इंसान एक ज़हनी मरीज़ बन जाता है। यानी लेकिन जब भी आपके हाथ मुलविस हों, आप ज़रूर उसको धोएं। और एक कहावत है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, सोप, वाटर एंड कॉमन सेंस आर द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट्स। साबन, पानी
اور ہمارے فہم، ہماری سوچ سب سے اچھے ڈس انفیکٹنٹس ہیں. جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے کہ وہ ملوث ہو سکتی ہیں، اکثر چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، جیسے موبائل فون ہے یا ٹی وی کا ریموٹ ہے یا ہماری گاڑی کی چابی ہے یا ہینڈ بیگ ہے، بٹوا ہے. ان چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کو شک ہو کہ یہ ملوث ہوئی ہیں. کچھ سرفیسز ایسی ہوتی ہیں جیسے ٹیبل ٹاپ ہے یا کچن کا ٹیبل ٹاپ ہے، ڈائننگ روم کا ٹیبل ٹاپ ہے یا باتھ روم کی سرفیسز ہیں مختلف، یا گاڑی کا سٹیئرنگ ہے، موٹر سائیکل کا ہینڈل ہے، ان کے لیے بھی ڈس انفیکٹ کرنا ضروری ہے. 2 قسم کے ڈس انفیکٹنٹ اس وقت ریکمینڈڈ ہیں. ایک ہے ہاؤس ہولڈ کامن بلیچ، رنگ کاٹ جس کو کہتے ہیں. آپ 1 چمچ بلیچ کا لیں، 1 لیٹر پانی میں اس کو ڈالیں، لیکن پہلے آپ گلوز پہنیں کیونکہ بلیچ تھوڑا اریٹنٹ ہوتا ہے، تیز چیز ہے. آنکھوں کو بچائیں، تیار کریں اس کو، ایک سپرے والی باٹل میں مناسب مقدار ڈالیں اور جہاں جہاں آپ کو شک ہو وہاں پہ آپ اس کو سپرے کریں. جہاں تک الکوہال دوسرا بہت ہی اچھا ڈس انفیکٹنٹ ہے. الکوہال مختلف ڈس انفیکٹنٹس میں آتا ہے، ہینڈ سینیٹائزر جن کو کہتے ہیں، اس میں بہت مفید ہوتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس میں کم از کم 60% الکوہال موجود ہو. بدقسمتی سے کئی ایسے سینیٹائزرز ہیں جن میں ایسی مقدار موجود نہیں ہے، تو ہمیشہ کسی اچھی کمپنی کا سینیٹائزر استعمال کریں. دوسرا الکوہال سوابز ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں، ایلومینیم فائل میں بند ہوتے ہیں. یہ آپ کو اکثر میڈیکل سٹورز میں مل سکتے ہیں. ان کو الکوہال پیڈز بھی کہتے ہیں. یہ آپ اپنے پتلون کی پاکٹ میں، قمیض کی جیب میں رکھیں، کھولیں، جہاں بھی ملوث آپ کو شک ہو کہ میرے ہاتھ ملوث ہوئے ہیں، اس میں 72% آئسو پروپائل الکوہال ہوتا ہے. آپ ان کو ڈس انفیکٹ کر لیں، ہاتھ صاف ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو شخص باہر سے آیا ہے اور معلوم ہے آپ کو کہ آپ کسی رش والی جگہ سے ہو کے آئے ہیں، تو جو سلوار قمیض ہے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں، دروازے کے ساتھ ایک کمرہ ہو، اس میں آپ وہ اتار لیں اور نیا جوڑا گھریلو استعمال کا پہن لیں. آپ کا گھریلو استعمال کا جوڑا جو آپ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، والدین کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ علیحدہ ہو باہر والے جوڑے سے. اس کے علاوہ اگر کوئی باہر سے سامان آیا ہے، شاپر میں آیا ہے، اس شاپر کو کئی لوگوں نے ہینڈل کیا ہوگا. آپ شاپر کو کچن میں رکھیں، سامان کی چیز جو ضروری چیزیں ہیں وہ نکال لیں اور اس شاپر کو آپ بن میں ڈال دیں اور اپنے ہاتھ آپ صابن سے دھو لیں. تو یہ چند احتیاطیں ہیں جو فائدہ دیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں آپ سے اور بات بھی لگے ہاں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل بھی ایک انٹرنیشنل چینل پہ ایک ڈاکٹر کا انٹرویو چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ لوگ کووڈ-19 سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے جس طرح ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اس ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے ان کے جو قوت مدافعت ہے وہ جواب دے رہی ہے. بہت زیادہ اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے تھوڑے سے میرے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اپنی جو ہماری امیونٹی سسٹم ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک فکرہ میں کہتا ہوں انگلش میں کہ کووڈ-19 فیئر از اسپریڈنگ فاسٹر دین کووڈ-19. کرونا وائرس کا خوف کرونا وائرس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں انفارچونیٹلی میڈیا ایک آگ پر پیٹرول کا کام کر رہا ہے. میڈیا کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں اپ ڈیٹس دیتے رہیں، لیکن غلطی ان لوگوں کی جو بار بار میڈیا دیکھتے ہیں اور اسی کھوج میں ہوتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. کبھی بھی اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہ ہونے دیں. احتیاط ضرور کریں کیونکہ دیکھیں، احتیاط بغیر خوف کے ہو یا خوف سے ہو، دونوں کا آؤٹ کم، دونوں کا نتیجہ برابر ہوتا ہے. تو احتیاط ضرور کریں. دوسرا، کئی چینلز نے موبائلوں پر ایسی ٹیونز لگائی ہوئی ہیں جن میں خطرناک اور جان لیوا ایسے الفاظ، وہ احتیاط بھی ساتھ بتاتے ہیں، لیکن یہ 2 الفاظ جب کوئی ذہن سنتا ہے تو وہ ان کے ذہن پہ ایک ہتھوڑی کا کام کرتا ہے، وہ مزید خوف میں چلے جاتے ہیں. بلکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ابھی تک یہ جو ہماری موبائل کمپنیاں تھیں ان میں یہ میسج چل رہا تھا کہ کووڈ-19 قابل علاج بھی ہے اور خطرناک بھی نہیں ہے. لیکن اب حالیہ دنوں میں انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی ہے کہ یہ خطرناک بھی ہے
اور بالکل علاج بھی وہ ممکن. پہلا میسج نسبتاً غلط تھا، پہلا میسج نسبتاً غلط تھا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ خطرناک نہیں ہے تو لوگ بچاؤ کا پرہیز نہیں کریں گے. تیسری بات جو اس میں ہے یعنی خوف والی، وہ یہ ہے کہ بچا کس طرح جا سکتے اس خوف سے. آپ ٹیلی ویژن 24 گھنٹے میں صرف 15-20 منٹ دیکھیں اپنی انفارمیشن کے جو وہ ٹیلی ویژن جس میں آپ کو کرونا کے بارے میں اپڈیٹس دیے جا رہے ہیں. باقی وقت آپ ٹیلی ویژن کا وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ کسی مزاحیہ پروگرام، کوئی گیمز دیکھ لیں، کوئی اور چیز انٹرٹینمنٹ کا پروگرام. جی. اور دوسرا اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو فیس ٹو فیس ٹاک ہوتی ہے، چاہے واٹس ایپ پہ ہو، اسکائپ پہ ہو، کسی چیز پہ ہو، وہ ضرور کریں. اس سے آپ کو جو آئسولیشن میں ایک اداسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس بات چیت میں آپ کرونا کو ڈسکس نہ کریں. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک سوال پوچھا تھا انہیں سوالوں کے درمیان ہی کہ امیونٹی سسٹم کو آپ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا تدابیر ہیں یا کیا جو ہیں آپ ایک بطور معالج دیکھیں کریں گے؟ وہ اشخاص جن کا امیونی سسٹم کمزور، مثلاً کوئی شخص ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ امیونٹی سسٹم کمزور نہیں بھی ہے تو اپنے آپ کو اسٹیبل کس طرح بہتر کر سکتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے ان میں سیویرٹی آف دا ڈیزیز، بیماری کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. اکثر ڈیتھ، اکثر اموات ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ عمر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ شوگر کی وجہ سے ہو، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو، یا کچھ اور دوائیں جو مریض لے رہے ہوتے ہیں، مختلف جوڑوں کی دوائیں ہیں، مثلاً میتھوٹریکزیٹ ہے یا پرینڈیسولون ہے یا اسٹیرائڈز ہیں. وہ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں ان میں دفاع کمزور ہو جاتا ہے اور وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ریلی کچھ چیزیں میں بتاتا چلوں. کلونجی استعمال کریں، اس میں شفا ہے. حدیث پاک ہے کہ کالے دانوں کو اپنے جسم پر لازم کر لو، اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی علاج موجود ہے. دوسرا شہد ہے، النحل شفاء للناس، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے. اس میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس اور ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو، ہمارے دفاعی نظام کو بہتر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جن چیزوں میں وٹامن سی ہو، جیسے مالٹا ہے، کینو ہے، وہ چیزیں، اسٹرابیری ہے، وہ ضرور استعمال کریں. لیمن، بالکل، لیمو بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کے جسم کا دفاع بڑھاتے ہیں. خوراک میں اور چیزیں، دودھ، انڈا یہ لیں، کیونکہ اب پروٹینز ہیں ان میں اور کیلشیم بھی ہے. پروٹینز ہمارے جسم کا اینٹی باڈیز بنانے میں ضروری ہوتی ہیں. جو باہر سے جراثیم آتے ہیں ان کو ہم اینٹیجن کہتے ہیں، اور جو اینٹی باڈی اس کے خلاف بنتا ہے اس کو ہم پروٹینز کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ اینٹیجن کو ختم کر دیتا ہے. تو ہمارے امیون سسٹم کو بہترین رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور ورزش کریں، کچھ ڈسٹینس رکھ کے اپنے فیملی کے ساتھ آپ واک کو نکلیں، اس سے بھی آپ کا ذہن کا خوف بھی کم ہوگا اور امیون سسٹم بھی بہتر ہوگا. ہلکی ورزش کریں، تھکا دینے والی ورزش یا جم میں ورزش ریلی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جم ان دنوں میں نہ جائیں، وہ اس لیے کہ جم کے آلات بھی ملوث ہو سکتے ہیں، اس کو مختلف لوگوں نے ہینڈل کیا ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے جسم کو تھکا دیتے ہیں تو آپ کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور آپ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. نیند پوری کریں، نیند ضروری ہے. عبادت ضرور کریں، عبادت سے آپ کو اطمینان قلب ملتا ہے اور ایک ذہنی سکون ملتا ہے. وہ ذہنی سکون ریلی آپ کے امیون سسٹم کو بہت بہتر بناتے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر ناظم الدین ملک صاحب کی. انہوں نے کرونا وائرس کے آغاز سے لے کر انجام تک بتایا ہے کہ اس کو کس طرح بچا جا سکتا ہے اور کیا کیا تدابیر اختیار کر کے اپنے امیونٹی سسٹم کو بھی بہتر بنائے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر ناظم الدین ملک صاحب ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں پھر یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، کیونکہ ہم نے انہیں دعوت دیا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور ماہ رمضان کے حوالے سے بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں اگلے پروگرام میں کہ وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ماہ رمضان میں لوگوں کو کس طرح اپنی لائف گزارنی چاہیے اور کیا کیا کھانے کھانے چاہیے اور کیا کیا کام کرنے چاہیے جس سے ان کی عبادات میں بھی خلل نہ آئے اور ان کی صحت بھی بہتر رہے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.